दोस्तों, आज मैं अपनी बात एक गाने के मुखड़े से करता हूँ। वैसे ही सुना दूँ या गाकर सुनाऊँ? मैं गाकर सुनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। जानते हैं ये गाना किसका है? कांग्रेस के दिग्गज नेता और एक सांसद भी रह चुके हैं पहले, राज बब्बर। उनकी फिल्म का गाना है। उनकी फिल्म का नाम शायद वारिस है। लेकिन जानते हैं ये जो गाना है ये कांग्रेस पर ही फिट बैठता है। जी हाँ, मैंने लाइन अभी कहा ना कि मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू, सत्ता से शुरू और सत्ता पर ही खत्म। जानते हैं आपने कई मुहावरे सुने होंगे दोस्तों, कहावतें सुनी होंगी प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, दुश्मनी पर। लेकिन आज मैं आपको एक नई कहावत सुनाता हूं। तुम्हारा प्यार तुम्हारी दुश्मनी से भी अधिक घातक है। अब जरा सोचिए, इसको अगर एक शब्द में समेटना हो तो क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, अगर सिर्फ एक शब्द में समेटना हो तो इसे कांग्रेस का नाम दे दीजिए। कुछ उदाहरण भी आपको दिखा देता हूं कांग्रेस के प्यार का। कांग्रेस का प्यार ऐसा है दिल्ली में दोस्तों कि ये केजरीवाल की पार्टी को पटकती ज्यादा है और धोती कम है। लेकिन इसके बाद भी सब चंगा सी। पंजाब में आइए, पंजाब में भी कांग्रेसियों का बड़ा प्रेम बरस रहा है। और उधर बंगाल चले जाइए, मैं कुछ उदाहरण देता हूं। बंगाल में तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सियासी मोहब्बत का ताजमहल बना रखा है। आप तो देख ही रहे होंगे ना, मैं तो कई कहानी आपको दिखा चुका हूं। जबकि महाराष्ट्र में भी अब हौले हौले प्रेम बढ़ा रही है कांग्रेस। लेकिन ये प्रेम की कौन सी पींगे हैं दोस्तों जो बढ़ती हैं तो अदावत भी दिखने लगती है। अब ये कांग्रेस की जो कहानी है ना, आज बहुत रिसर्च के साथ इसका एक ऐसा भूतकाल लेकर आया हूं, बड़े रिसर्च के साथ। तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कांग्रेस का प्रेम उसकी दुश्मनी से भी अधिक घातक है। मैं आज इसे ही डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस समय इंडी अलायंस में बहुत सारी खबरें, इतने कॉन्ट्राडिक्शंस दिख रहे हैं दोस्तों कि आपने देखा होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इसकी बाढ़ आई हुई है। अलग अलग तरीके से खबरें, अलग अलग पेज, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं इस पर आज आपको कुछ नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको कुछ पुरानी कहानी दिखाऊंगा। और वो कहानी है 2004 से 2014 के बीच की। और वो याद कीजिए, यूपीए का काल था जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। और उस दौर में क्या कुछ हुआ था, जब मैं आपको कहानी दिखाऊंगा, बड़े रिसर्च के साथ आपके सामने आया हूं दोस्तों, क्योंकि किसी ने इन चीज़ों को अब तक नहीं दिखाया है। और तब आपको पता चलेगा कि इनकी सरकारें चलती कैसी हैं। अगर भूल चूक से कभी इनका गठबंधन आ गया ना, तो देश में किस प्रकार के हालात होंगे आप एकदम से समझ जाएंगे, क्योंकि उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अब आपको मैं 2004 की बात बताता हूं। 2004 में कांग्रेस को जीत का एकदम से भरोसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आप अगर जो लोग उस समय के हैं वो उनको याद होगा कि कैसे वाजपेयी के शासनकाल में शाइनिंग इंडिया और तमाम चीज़ों का नारा गूंज रहा था। किसी को अंदेशा नहीं था कि वाजपेयी जी हार जाएंगे। लेकिन क्या कुछ साजिशें रची गई, किस प्रकार के नैरेटिव गूंथे गए, ये मैं आपको दिखा चुका हूं, आगे भी कभी दिखाऊंगा। तो जब कांग्रेस को जीत का भरोसा ही नहीं था तो यूपीए कहां से होगा? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नहीं बना था। और जब रिजल्ट आ गया 2004 का, तब ये गठबंधन बनाया गया। और ये जो गठबंधन बना था ना दोस्तों, इसमें 15 दल थे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा गुट था वो वामपंथी दलों का था, क्योंकि उसके 60 सांसद सदस्य थे। ये इस यूपीए का सबसे बड़ा गठबंधन था। लेकिन ये सरकार के अंदर नहीं था और इसीलिए कोऑर्डिनेशन के लिए एक अलग से कमेटी बनी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम करती थी। लेकिन इस लेफ्ट गठबंधन ने इस सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया, जबकि सोनिया गांधी ने
मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर सत्ता पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली। अब उस दौर में मैं दो पार्टियों की विशेष चर्चा करूंगा और आगे कई जगह बताऊंगा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने यूपीए की सरकार को बाहर से समर्थन दिया और केंद्र में कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया। लेकिन जानते हैं, जैसे ही सरकार बन गई, बड़े ध्यान से सुनिए, एसपी बीएसपी ने समर्थन दिया। राहुल गांधी कुछ ही महीनों के बाद अमेठी की यात्रा पर चले गए और राज्य में पहुंचते ही उन्होंने जनता को कांग्रेस की जीत का धन्यवाद तो दिया ही, साथ ही कांग्रेस पार्टी को यह संदेश भी दे दिया कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को राज्य की सत्ता से उखाड़ फेंकना है। समझ रहे हैं ना? जिसने समर्थन दिया उसी को उखाड़ फेंकने के लिए मुहिम शुरू हो गई और आगे बढ़िए, सरकार बन गई। अब उन्हीं पार्टियों को पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया। जो खेल अभी चल रहा है ना, उस समय भी चल रहा था। कांग्रेस के साथ साथ गठबंधन के सभी दल अपनी अपनी चालें चल रहे थे और पहले ही साल की बात बता रहा हूं, चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस ने तेलंगाना के मुद्दे पर यूपीए से अपना नाता तोड़ लिया। फिर अगले साल, एक साल के बाद ही, कुछ समय बाद ही, तमिलनाडु की एक पार्टी थी एमडीएम, उसने भी यूपीए से नाता तोड़ लिया। लेकिन यहां वामपंथियों की बात करना जरूरी है, क्योंकि वामपंथियों की तो अपनी आर्थिक नीतियां होती है ना। लेकिन यूपीए सरकार की जो विदेश नीति थी, आर्थिक नीति थी, उससे वामपंथी परेशान होने लगे। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए जिस प्रकार की नीतियों को लेकर आगे बढ़ रही थी, उन नीतियों पर वामपंथी दलों को सख्त ऐतराज था। लेकिन फिर भी वामपंथी उनका समर्थन कर रहे थे। जानते हैं क्यों? आप सोचकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों। आज जो हो रहा है वही कहानी उस समय भी दोहराई जा रही थी, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखना है। अब कैसे सारी चीजें होंगी? तो फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात होती थी, चलो मिलके बात करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर करते हैं। ये कमेटी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एयरपोर्ट और बंदरगाहों के निजीकरण के फैसले, रिटेल क्षेत्र में विदेशी निवेश की जो नीति थी उसको रोकने के लिए धमकी देता था और ये बोलता था कि हमने सरकार को बाहर से समर्थन इसलिए दिया है ताकि सिर्फ आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही लागू कर सके। आप देखिए खेल, आप समझिए क्यों सरकार कहते हैं ना, बिल्कुल काम काज से बाहर हो गई थी, काम कर ही नहीं पाती थी, क्योंकि कुछ भी करे दूसरा उसको मतलब पैर खींचने के लिए तैयार रहे। और आर्थिक नीति, विदेश नीति पर उस सरकार में मतभेद इतने गहरे हो गए कि 60 सांसदों वाले वामपंथी गुटों ने सरकार के साथ जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी ना, उसमें जाना ही बंद कर दिया। आप हैरान हो जाएंगे, जिसकी मदद से सरकार चल रही है उसने बंद कर दिया और बाहर से मनमोहन सिंह की सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। और वामपंथी दलों पर एक और पार्टी की बात बता दे रहा हूं, सीपीआई, आप ये रिपोर्ट देखिए, उसने ये दबाव बनाना शुरू कर दिया कि यूपीए सरकार जिस प्रकार की विदेश नीति और आर्थिक नीति अपना रही है, उसे जो हम समर्थन दे रहे हैं उस पर फिर से विचार किया जाए। इस बीच कांग्रेस अपनी राजनीतिक चाल भी चल रही थी। अब मैं आपको थोड़ा समाजवादी पार्टी की ओर लेकर आता हूं। अक्टूबर 2007 में सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों हो गया भाई, उस समय तो सरकार भी उन्हीं की थी। तो जानते हैं क्यों? क्योंकि वामपंथी दल थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे थे और मुलायम सिंह यादव भी उनका समर्थन कर रहे थे। तो कांग्रेस को एकदम लगा कि अरे ये तो गड़बड़ है, तो उसने एकदम सीबीआई का सहारा लिया। वो जो तोते वाली बात थी ना, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए, यूपीए सरकार पर जब खतरा पड़ा तो उसने मुलायम सिंह पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। और इसी दौरान सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से यह भी निर्देश मिल गया। और उस समय अदालतों की बात आप देखिएगा कि मायावती के भ्रष्टाचार पर आरोप पत्र
दाखिल करें, सीबीआई ने जांच करने और सिर्फ आरोप पत्र तैयार करने में 5 साल लगा दिए। मजे की बात देखिए, और तब तक यूपीए सरकार जो है वो अपना हित साधती रही। लेकिन इन तमाम राजनीतिक दांव पेच के बीच मैं आपको कांग्रेस का अंदाज दिखाता हूं दोस्तों, आप देख करके हैरान रह जाएंगे। एक तरफ राज्यपाल कुंडली मारकर बैठे रहे क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री मायावती पर मुकदमा चलाने की इजाजत सीबीआई को नहीं दी, लेकिन सीबीआई कह रही थी कि हमारी चार्जशीट तो रेडी है। आप देख रहे हैं, सरकार एक ही है, संस्थाएं भी उसी की है, लेकिन खेल चल रहा था। और आखिर में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 2013 में पहुंचा तो कोर्ट ने इसे गैर कानूनी कहा। खेल समझ रहे हैं ना? वो खेल ऐसा है दोस्तों, अगर आप समझेंगे नहीं तो आज की परिस्थिति का आकलन नहीं कर पाएंगे। अब जो काम दोस्तों मायावती के साथ हुआ सीबीआई मामले को लेकर, वही तो मुलायम सिंह यादव के साथ भी हो रहा था। सीबीआई की जांच भी सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस ने शुरू की थी, और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब देखिए 14 साल बाद खारिज कर दिया। यानी क्या हो रहा था, एक तरफ कांग्रेस सीबीआई जांच का डर दिखा करके लोगों को जाल में फंसा रही थी, इन नेताओं को, तो दूसरी तरफ जुलाई 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह ऐलान कर दिया कि वो भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील पर साइन करेंगे। अब जाहिर है दोस्तों, इस पर लेफ्ट वाले तो बड़े आंखें तरेर रहे थे ना, शुरू से उनको तो पसंद नहीं था, वो तो इसका विरोध कर रहे थे। तो प्रकाश करात जो सीपीआईएम के नेता है वो पूरी तरह से इसके विरोध में आ गए और समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। अब वामपंथी जब समर्थन वापस ले चुके हैं तो सरकार तो गिर जाएगी, लेकिन जानते हैं कांग्रेस का डर खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो समर्थन करेंगे। क्यों करेंगे? अब सोचिए, यूपी की उस समय सबसे बड़ी 2 पार्टी यही थी, और वो दोनों जो शत्रु हैं, सियासी शत्रु हैं, वो दोनों समर्थन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसकी कहानी मैं आपको दिखा चुका हूं। अब आप आगे देखिए, एक मैंने और चीज़ निकाला। 9 जुलाई 2008 को सीपीएम ने एक प्रेस रिलीज किया और ये बताया कि जब यूपीए सरकार के साथ इन्होंने बाहर से समर्थन करने का फैसला किया था तो ये वादा किया था कि भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए ये किया जाएगा, महंगाई दूर की जाएगी। लेकिन ये महंगाई कहाँ दूर कर रही है? इनका ध्यान तो अमेरिका से न्यूक्लियर डील करने में लगा हुआ है। और वामपंथी दल जो ये सब कर रहे थे ना दोस्तों, उनमें ज़बरदस्त गुटबाजी थी। वो चाहते थे कि कांग्रेस सरकार को किसी तरीके से घेर लिया जाए, और इसमें एक मुद्दा उन्होंने चुना सोमनाथ चटर्जी का। जानते हैं, वो उस समय लोकसभा के स्पीकर थे, और प्रकाश करात जो सीपीएम के नेता हैं उन्हें कहा कि आप इस्तीफा दे दो। अब सोमनाथ चटर्जी बड़ी मुसीबत में, उन्होंने कहा कि भाई मैं लोकसभा स्पीकर हूँ इस समय, मैं क्यों इस्तीफा दूँ, वैसे भी मैं बिना पक्षपात के काम करूँगा। तो लेफ्ट वालों को इतना अखराइए कि अपने ही वरिष्ठ सांसद को पार्टी से निकाल कर बाहर कर दिया, और पोलित ब्यूरो में भी सर्वसम्मति से फैसला हुआ। आप देख लीजिए। अब आपको मैं विश्वास मत की भी कहानी दिखा देता हूँ। 2 जुलाई 2008 को कांग्रेस विश्वास मत लेकर आई। अब देखिए, लेफ्ट वाले तो छोड़ चुके हैं, वो तो पूरा एकदम निशाना साध रहे हैं कि कांग्रेस को तो किसी तरीके से गिराना है। इधर बसपा साथ में है, मायावती की पार्टी कांग्रेस के साथ में है। और आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि उस समय बसपा की सबसे विरोधी पार्टी जो मुलायम सिंह यादव की पार्टी थी, वो भी साथ आकर खड़ी हो गई। आप सोचिए सीबीआई का दबाव किस प्रकार से काम कर रहा था। और मुलायम के उस समय 39 सांसद थे जिन्होंने समर्थन देने का फैसला किया, और कांग्रेस की सरकार बच गई। अब आगे बढ़िए, मैं आपको तमिलनाडु की भी कुछ स्थिति दिखा देता हूं। जैसे ही 2009 का लोकसभा चुनाव सामने आ रहा था, तो कुछ ही महीने पहले तमिलनाडु में जो कांग्रेस की साथी थी पीएमके, उसने यूपीए गठबंधन का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस की जो नीति है उसी की वजह से, और वो एआईएडीएमके के साथ चुनाव लड़ने का मन बना लिया। कश्मीर चले आइए, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, उसने भी ठीक चुनाव से पहले यूपीए से समर्थन
वापस ले लिया। लेकिन यूपीए की सरकार में रहने के बाद भी, मैं दो पार्टी की बात बता रहा हूं, एक आरजेडी लालू की पार्टी और एलजेपी, दोनों ने मिलकर कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें दी, सिर्फ 3 सीटें। अब समझिए कि इन लोगों की लड़ाई कैसी चल रही थी। आज की परिस्थिति का आकलन कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और इससे कांग्रेस एकदम गुस्सा गई और उसने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली। और आज जो कांग्रेस का झंडा उठाए घूम रहे हैं ना नीतीश कुमार, आप याद रखिए 2009 में कहा था कि कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो यूपीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े। अब 2009 के चुनाव के बाद क्या हुआ ये भी आपको मैं बता देता हूं। ममता बनर्जी, बंगाल की बात बता रहा हूं, उसने समर्थन का ऐलान कर दिया, जबकि पश्चिम बंगाल में यही ममता वामपंथी दलों के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और उसे प्रचंड जीत मिली थी। उसने समर्थन देने का ऐलान कर दिया। और इसी प्रकार से दोस्तों आप देखिए उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी दोनों ने ही फिर से कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर लिया, जबकि चुनाव के समय कोई गठबंधन नहीं था। मैं आपको इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूं ना दोस्तों कि आपको पता चले कि ये कितना अवसरवादी गठबंधन है और इसका नतीजा क्या निकलता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जब 2009 का चुनाव हुआ था तो उसमें एक बात बताना ज़रूरी है। जो ये लेफ्ट वाले हैं ना, जो केवल भाजपा को रोकने में लगे रहते हैं, इधर बंगाल में कांग्रेस से चिपकते हैं और केरल में लड़ते हैं, इनकी हालत ये हो गई कि इनकी सांसदों की संख्या 60 से घटकर, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, 16 रह गई। 2008 में जो यूपीए से रिश्ता तोड़ा था वो 2009 में बना नहीं, लेकिन यूपीए ने छोटी छोटी पार्टियों का कुनबा जमा करके फिर से सरकार बना लिया। फिर से वही चीजें दोबारा दिखने लग गई और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने बाहर से समर्थन देने का फैसला कर लिया। अब मैं आपको लालू यादव की पार्टी की भी कहानी बता देता हूं। अभी सिर्फ 2 बैठक हुई है, क्या स्थिति है बिहार की, नीतीश की, लालू की, आपको पता है ना। अब मैं आपको सरकार वाली कहानी भी बता देता हूं, 2009 के बाद वाली। लालू यादव की पार्टी आरजेडी जो बाहर से समर्थन दे रही थी, उसने महिला आरक्षण विधेयक पर 2010 में समर्थन वापस ले लिया। अब मैं आपको इसका थोड़ा पहले का बैकग्राउंड भी दिखा देता हूं दोस्तों। कांग्रेस और लालू का चारा घोटाले से कमाई को लेकर लालू यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, जिसमें पटना की अदालत ने 2007 में इस आरोप से मुक्त कर दिया। मगर 2010 में जब बिहार की नीतीश सरकार ने सीबीआई द्वारा जो लालू को क्लीन चिट दी गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई, विरोध किया, तो सीबीआई ने लालू यादव के क्लीन चिट को पूरा सही बताया। और अब आप देखिए जो नीतीश कुमार लालू के साथ घूम रहे हैं ना झंडा उठाए हुए कि एकदम मोदी जी को हटा देंगे, यही नीतीश कुमार कल लालू के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। यूपीए के समय सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता था। अब आप सोचिए कितनी सारी स्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं, कोई जुड़ रहा है, कोई छोड़ रहा है, सबके अपने हित है। एकदम से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन गया था दोस्तों। और उस परिस्थिति को याद कीजिए, जब टीवी चैनल में हम देखते थे ना तो सिर्फ घोटालों की खबर आती थी। आप याद कीजिए, कभी कोयला घोटाला, कभी 2G घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, टेट्रा ट्रक घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला। घोटालों की तो अल्फाबेट तैयार हो गई थी। अगर आप भूल रहे हो तो फिर से कभी ये दिखाना पड़ेगा। मैंने वैसे आम आदमी पार्टी का तो की अल्फ़ाबेट तो दिखा दिए, लेकिन ये भी मैं आपको दिखाऊंगा और तब समझ में आएगा कि कितना राजनीतिक रूप से ये देश अस्थिर हो गया था। अब देखिए, जब राजनीतिक अस्थिरता हो रही थी दोस्तों, तब कितने सारे घोटाले आ रहे थे। और इन्हीं परिस्थितियों के बीच 2012 में, सितंबर 2012 की बात बता रहा हूं, टीएमसी ने भी समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। और बहाने क्या बनाए गए आप ये भी देखिए कि भारत में रिटेल सेक्टर में वॉलमार्ट जैसी कंपनियों को आप क्यों घुसने का अवसर दे रहे हैं।
पेट्रोल डीजल, इसकी महंगाई का बहाना बनाया गया। लेकिन अगर आप उन परिस्थितियों को याद करें तो अन्ना का आंदोलन उसी दौर में चल रहा था। ये जो केजरीवाल जी आए ना, ये उसी समय का असर है। तो माहौल विपरीत हो रहा था। ममता जी ने भांप लिया और तुरंत समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया, लेकिन सरकार गिरी नहीं, इसके बाद भी नहीं गिरी। क्यों? फिर वही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दे दिया। लेकिन यहां पर बीएसपी की मैं चर्चा जरूर करूंगा। जो बाहर से समर्थन दे रही थी वो भी नफा नुकसान पूरा देख रही थी कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि अन्ना आंदोलन की वजह से जो मनमोहन सरकार है उसकी इमेज खराब हो रही थी। देश भर में सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा था। मनमोहन सरकार तेजी से फैसले नहीं ले पा रही थी और ये सब चल ही रहा था कि 2014 के चुनाव से ठीक एक साल पहले 2013 में डीएमके पार्टी ने यूपीए की गठबंधन सरकार से समर्थन वापसी का फैसला ले लिया। और मुद्दा क्या बनाया गया? मुद्दा ये बनाया गया कि जो तमिलों का मानवाधिकार है श्रीलंका में, उसमें भारत सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही, संयुक्त राष्ट्र में काम नहीं कर पा रही, और इसीलिए समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। अब इसका असर क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, लेकिन सरकार तब भी बच गई। क्यों बच गई? यूपी से एसपी और बीएसपी ने सहारा दे दिया। लेकिन करुणानिधि ने जो समर्थन वापसी का ऐलान किया था ना, उसका असर आप देख लीजिए। करुणानिधि के इस ऐलान के 3 दिनों के अंदर ही, सिर्फ 3 दिन के अंदर, यूपीए सरकार के नियंत्रण में रहने वाली सीबीआई ने करुणानिधि के बेटे और आज के मुख्यमंत्री स्टालिन, जो घूमते रहते हैं इनके साथ, उनके घर पर विदेश से कार लाने और उसका टैक्स न देने के लिए छापेमारी करवा दी। और ये छापेमारी जानते हैं, तमिलनाडु में 19 ठिकानों पर की गई। अब आप सोचिए दोस्तों, 2004 से 14 का वो काल, आपको मैंने तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक, बंगाल से लेकर के, मतलब आप समझिए उत्तर प्रदेश और तमाम दलों की, तमाम राज्यों की पार्टियों की कहानी मैंने दिखाई। ये सारे के सारे लोग सिर्फ एक बहाना बनाते थे कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना है, लेकिन इनका कोई भी नीति, नियम, मिशन, विजन कुछ भी नहीं था। और इसीलिए पूरी सरकार बिल्कुल पैरालिसिस का शिकार हो गई, कोई फैसला नहीं हो रहा था। और ठीक वही परिस्थिति आज भी नजर आ रही है। आज ये सत्ता में नहीं है, उम्मीद भी नहीं है, लेकिन आप देखिए इनका स्वार्थ, इनका हित इतना टकरा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों में भी ये आपस में लड़ रहे हैं, कोस रहे हैं, और फिर भी मोदी के नाम पर एकजुट दिखने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों मैंने कोशिश की, हालांकि आपको थोड़ा बोरिंग लगा होगा, लेकिन ये चूंकि जब आप राजनीति की चीज़ों को समझना शुरू करते हैं और अगर आप बैकग्राउंड को नहीं समझते हैं, और ये बैकग्राउंड ऐसा है दोस्तों जिसमें तमाम नेता वही हैं जो आज भी कर रहे हैं, अधिकांश नेता वही हैं, तो आप समझिए कि देश का भविष्य किस प्रकार का होगा। लेकिन गनीमत है मोदी जी हैं, वो सारी चीज़ों को समझ रहे हैं और अपने परिश्रम पर उन्हें पूरा भरोसा है, और इसीलिए ये पुराने बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद है दोस्तों मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। सामान्य कहानियों को तो सब दिखाते हैं, मैंने कोशिश की कि कुछ नया आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो इसी प्रकार अपना प्रेम बनाए रखिए। पहले की तरह आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों। लोगों को आप भेजते हैं, भेजिए। साथ ही अगर आप सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो मुझे टैग करना भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।